नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है हमारा 8 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण कर्म पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। और समय आपके पास बहुत ही कम बचा है आपके आरोग्य के एग्जाम के लिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, अपने समय को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आप लोग के लिए आपका स्वास्थ्य का ठीक होना भी बहुत आवश्यक है। आप लोग थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स और फूड खाइएगा, पिज्जा, बर्गर और बाकी चाउमीन और मोमोज से दूर रहिएगा, नहीं तो जिंदगी मोमोज हो जाएगी, जिंदगी गोलगप्पा हो जाएगी, है ना। अभी आपके लिए बड़ा आवश्यक यह हो जाता है कि आप अपनी चीजों पर ध्यान दें और जरा कुछ समय के थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए अपने लिए। जीवन में दरअसल कोई काम वाम आता है नहीं, आपकी अपनी कामयाबी काम आती है, इसके समय कोई कुछ काम नहीं आता है। मैं आपसे अपेक्षा यही रखता हूं कि आप इसको ध्यान देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक पर सीधे आएंगे। ज्यादा प्रश्न आज नहीं है, ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, कभी स्लाइड है, आज आराम से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही बात है। आगे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ देश के सहयोग को निलंबित करने के लिए एक कानून लागू करने का आदेश जारी किया। आप जानते होंगे इससे जो है क्या होगा, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा अपने आप पे, है ना। चलिए आगे, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने 2 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई है अपने आप में, ठीक है। और किम मेन सोक को 3 जुलाई को आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री यानी कि साउथ कोरिया का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। किनको? किम मेन सोक को चुना गया है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी असाधारण शासन कला और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व में योगदान के कारण घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, घाना की यात्रा दरअसल क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उस चीन की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत चाइना ने अलग अलग देशों में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस बात को मैंने आप लोगों से कई बार समझाया है कि चीन की नीति क्या है, विस्तारवादी है। और वो एक खेल खेलता है, बड़ा अच्छा खेल। क्या खेलता है? वो कहता है जो भी उसके छोटे छोटे देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, वहां पर क्या कहता है, जैसे वो गरीब होते हैं, उनका यहां पर विकास करना होता है, तो क्या करता है ये चीन, क्या करता है चीन यहां पर क्या करता है, खूब ज्यादा क्या करेगा, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर देता है, पैसा लगा देता है। और इस पैसे के बदले में जो है सरकार, ये चीन क्या करती है, जो वहां के रिसोर्सेज होते हैं, जो वहां के अन्य चीजें होती हैं, उन पर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उनको लीज पर ले लेता है, उनको कब्जे में ले लेता है कि भाई आप पैसा हम यहां पर दे रहे, लेकिन हमको इस संसाधन पर आपको अधिकार चाहिए। अब होता क्या है कि उसकी कुछ नीतियां कुछ इस प्रकार से होती हैं और पैसा ये लोग इतना ले लेते हैं इससे कि क्या होता है, दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि अल्टीमेटली इनको अपना रिसोर्स छोड़ करके चाइना को देना होता है और चाइना इस पर कब्जा कर लेता है। और दिक्कत क्या है कि यहां की जो सरकारें हैं, वो कर्ज के बदले में सरकार उनको क्या दे रही है, वो जानकारियां दरअसल लीक नहीं करती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। इसका बड़ा उदाहरण, ताजा उदाहरण आप श्रीलंका को देख सकते थे। श्रीलंका में हालत जो है चाइना ने बड़ी बदतर कर दी थी। चीन नेपाल को भी कुछ टाइम के लिए कब्जे में कर रहा था। चीन भोला सा देश है, उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोला इंडिया के साथ नहीं रहेंगे जी। अरे महाराज, इंडिया तुम्हारा है, चाइना चपेट में ले लेगा। नेपाल को समझना चाहिए था इस बात के लिए। कुछ टाइम के लिए नेपाल भी खस्ती हाथ में गया था, लेकिन फिलहाल सुधार की स्थिति में है। तो जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसमें से जो आपका जो अधिकतर, इसके अलावा घाना हो गया, टोबैको हो गया, और जो बाकी जो कंट्री हैं, वहां पर जो है क्या हुआ है, कर्ज खूब दिया। घाना बड़ा जो है उधार है पैसा भैया इसका, चाइना का। ऐसे में आपने भी देखा कि घाना के जो वहां के लोग हैं, वहां के पीएम और बाकी जो अन्य लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़े गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, बड़े बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि जानता है घाना कि भारत हमारे लिए कितना बड़ा जो है क्या कहते हैं, आपका एक तरीके से पालना करने वाला बन सकता है, उसको आगे ले जाने वाला बन सकता है अपने आप पे, ठीक है। इसी तरीके से जो 5 देशों की बड़ी यात्रा सरकार कर रही है, वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और चीन को इससे बड़ी दिक्कत होने वाली कि भाई हमारा जो प्रभुत्व है वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। ये भारत की डिप्लोमेसी है कि जहां पर
कई सालों से कोई पीएम कोई प्रेसिडेंट नहीं गया, वहां पर पीएम जा रहे हैं और अपनी डिप्लोमेसी से अपनी चीजों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है अपने आप में, है ना। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक नई दिल्ली में 1 से 3 जुलाई 2025 के मध्य में आयोजित की गई। रासायनिक अस्त्र समझौता 1997 में लागू हुआ था, आप जानते होंगे, है ना। इसके बारे में कल हमने डिटेल्स में आपको समझाया हुआ था। कल के प्रश्न का उत्तर बताओ, गद्दी लोग निवासी कहां के, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। डी इज द राइट आंसर, सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। आइए आज का पहला टॉपिक हमारा है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। यह भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। आप कहेंगे सर कहां आयोजन किया गया, लेकिन इसके पहले जान लो कि संस्करण इसका कौन सा है। तो जो इसका संस्करण है, इसका यह तीसरा संस्करण है और 4 से लेकर के 9 फरवरी 2027 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में आयोजित किए जाने का जो है ऐलान किया गया है। अभी नहीं होगा, 27 में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य उद्योग प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों सहित मोबिलिटी कार्य क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित BMGE ऑटोमोटिव और मोबिलिटी वैल्यू चेन में विकास को प्रसिद्ध करने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में क्या ये उभरा है। आप जानते हो कि 2024 और 25 में आयोजित पहले 2 संस्करण में उद्योग के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया था और स्वच्छ मोबिलिटी, नवोन्वेषण तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, है ना। ये सभी बिंदु आपके लिए क्या है, बड़े महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो कि 2025 में जो संस्करण हुआ, ये 3 स्थानों यानी कि भारत मंडपम, यशोभूमि और कहां पर किया गया, एक्सपो सेंटर में किया गया। और भारत जो है क्या है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक उद्योग केंद्रित पहल है। यह विशेष तौर पर भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखने हैं, इसके जो चीजें यहां पर दी गई हैं। ओके, चलिए। यह एक्सपो सतत एवं समावेशी मोबिलिटी से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप विचारों के आदान प्रदान, साझेदारियों और सेक्टरवार सहभागिता के लिए निरंतर मंच जो है क्या करता है, प्रदान करता रहा है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का आयोजन दिल्ली NCR में 4 से 9 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है। यह एक्सपो भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश में बढ़ावा देना है। अब आप मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। अभी हमने आपको ये पढ़ा है, उपरोक्त में से या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है, बताइए इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा आपकी नजर में, बताइए। ए होगा, केवल एक सही है भाई साहब, क्या एक सही है, ये नहीं सही है, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर हुआ है आयोजित, है ना, सिंपल सी बात है, आसान सा है ये तो एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। आप जानते हो कि भारत में आमों की प्रजातियां बहुत बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इस समय आमों का सीजन है, अल्फांसो आम, ठीक है, कलमी आम, पता नहीं कौन कौन से आम जो है, चौसा आम, ये आम, वो आम, पता नहीं कौन कौन से आम मार्केट में अवेलेबल हैं और आप लोग खूब खाते होंगे। अगर मुझसे कोई कहता है कि आई डोंट लाइक मैंगो, तो मैं कहता हूं आपका जीवन बर्बाद हो गया है। अगर आम खाने के शौकीन नहीं है आप, तो क्या खाइएगा बताइए, कैसा जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। आम फलों का राजा भी कहा जाता है। राजा से प्रेम नहीं है तो किससे प्रेम कीजिएगा, रानी से भाई साहब, नहीं होगा ना, गलत बात है ये तो। चलिए, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों और विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अपने सतत प्रयासों के तहत अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया है। ओके, इस कार्यक्रम में भारतीय मैंगो मेनिया 2025 यूएई में स्थित भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन स्टोर आम उत्सव की शुरुआत की गई है। अच्छा, लखनऊ में मलिहाबाद का आम बड़ा फेमस है। मलिहाबाद खूब बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जरा बताओ कि मलिहाबाद में जा करके और वहां पर आम किसने खाया है, बताओ। आम के शीर्ष मौसम में आयोजित इस संवर्धन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से यूएई और खाड़ी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फैले भारतीय प्रवासियों को भारत की उत्कृष्ट आम किस्मों को प्रदर्शित करना था। ये देखो गलत हो गया, यहां पे प्रदर्शित करना होगा। ये कंप्यूटर वाले ना भाई साहब अपने आप दिमाग लगाने लग जाते हैं, प्रदर्शित होगा, ठीक है। अरे थोड़ा मैं भी तो सही लिख दूं, नहीं तो कहोगे सर जी आपने क्या लिख दिया है, प्रदर्शित, ठीक है। तो यह पॉइंट रखिएगा। चलिए, और आम की किस्मों की अगर बात किया तो इसमें बनारसी लंगड़ा आम है, दशहरी है, चौसा है, सुंदरजा है, आम्रपाली बड़ा फेमस आम है। आम्रपाली आप जानते होंगे। अल्फांसो भी बड़ा फेमस है ना।
तो मालदा आम, अक्सर गांव में मालदा आम पाया जाता है, बड़ा मीठा, बड़ा रसीला होता है, बहुत अच्छा आम होता है मालदा आम। छोटे छोटे होते, बड़े नहीं होते, लेकिन बड़ा रसीला आम होता है। भारत भोग, प्रभाशंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली और मल्लिका शामिल, ये बड़े फेमस आम है अपने आप में, है ना। चलिए, इस अभियान का आधिकारिक उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन है? श्री संजय सुधीर ने लुलु हाइपर मार्केट खालिदिया मॉल अबू धाबी में लुलु समूह के अध्यक्ष कौन? श्री यूसुफ अली एमए की उपस्थिति में किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी। और आप जानते हो कि 2024 में भारत ने यूएई को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 12,000 मीट्रिक टन से अधिक आमों का निर्यात किया, जो इस भारतीय फसल की मजबूती की मांग को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर आम खूब पाए जाते हैं, गांव घर में तो आम पाए जाते हैं। अगर कभी गांव रहे होंगे, जब गांव में बारिश होती है, आंधी होती है, तो हम लोग जाते थे आम तो जो है बीनने, तो जिसका पेड़ होता था वो भी उठाता था आम, और जिसका पेड़ नहीं होता था वो भी आम उठाता था। ठीक है, फिर डंडा लेके लोग खदेड़ते थे, आ गए मेरे पेड़ के आम के नीचे। आप लोग ने इसका आनंद लिया होगा, बड़ा अच्छा लगता है जब गांव में जाते हैं, बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, उस तेज हवाओं के बीच में आम को आप जब उठाते हैं, बीनते हैं, जिसको बीनना बोलते हैं, बड़ी अच्छी वो यादें होती हैं। अब तो गांव जाना होता नहीं है, गांव से इंसान दूर हो रहा है, और यही कारण रहा है कि इंसान बीमार हो रहा है। गांव से इंसान दूर हो रहा है, यही कारण है कि इंसान बीमार हो रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है। विचार कभी कीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य क्यों खराब रहता है, आप चिंतित क्यों रहते हैं। इसका गांव से दूरी हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। खैर, आइए, बाकी बहुत सारे पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अब बात हम लोग थोड़ा सा एपीडा की कर लेते हैं, अर्थात हम लोग बात कर लेते हैं कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 13 फरवरी 1986 यानी कि 13/5/1986 को स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ओके, तो आपसे यह फैक्ट पूछ सकता है। दूसरा, इसका उद्देश्य उत्पादों जैसे कि आपका बासमती चावल, फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, अल्कोहल और गैर अल्कोहल पेय, जैविक एवं औषधीय पौधे आदि के निर्यात को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और केंद्रीय कार्यालय इसका नई दिल्ली में और इसके कई अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं। ठीक है, अब आप बताइए प्रश्न कि भारतीय मैंगो मेनिया 2025 आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन अभी किस देश में किया गया है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, अभी हमने आपको बताया संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। तो बी वाला होगा कि ए वाला होगा? बी वाला होगा। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का भी अभी हाल ही में आयोजन किया गया, यानी कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा सहकारिता मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स मेला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहकारी मॉडल छोटे किसानों को सशक्त बना सकता है और भारतीय घरों तक सुरक्षित जैविक भोजन पहुंचा सकता है। आप जानते होंगे आजकल बड़ी डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो गई है। ठीक है, आप पैसा कितना ही लीजिए, लेकिन शुद्ध खाना मिलना चाहिए, उनको शुद्ध फसलें जो है मिलनी चाहिए, शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहा है अपने आप में, क्योंकि आप जानते होंगे हमने केमिकल डाल डाल के हमने अपनी फसलों को क्या कर दिया है? जहर बना दिया है। आपको जो ये हार्ट अटैक की डिजीज होती है, आपको जो कैंसर की डिजीज होती है, आपको बहुत कम उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपनी खेतों को केमिकल से पाट दिया है। हमने अपनी खेत की जमीन को, अपनी मिट्टी को जहर बना दिया है, और उस जहर के बनाने के कारण हमारे शरीर में वही जहर जाता है। हमने डीडीटी का खूब यूज किया, हमने पोटास से लेकर के यूरिया का खूब इस्तेमाल किया, और उस इस्तेमाल करने से जो हमारी पारंपरिक प्रक्रियाएं थी उनको हमने खत्म कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो उत्पादक क्षमता थी एक बार तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गई, और उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम थे वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने हो गई। इससे हमारी आर्थिक कंडीशन भी डाउन हुई और हमारा स्वास्थ्य भी डाउन हुआ। एक तरफ हमारी आमदनी घट गई और दूसरी तरफ बीमारी की वजह से हमने पैसे को और खर्च किया, तो हम डबल गरीबी की तरफ आगे बढ़ गए। इस पर सरकारों को विशेष ध्यान दिया। ऐसे में हमें पारंपरिक तरीकों को उपयोग करते हुए और थोड़ा सा सजगता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सके, है ना। ध्यान दीजिएगा, आजकल केमिकल डाल के आम की पत्ती, तरबूज, खीरा, हर सब जगह पर केमिकल डाल के हर सीजन में फल हो रहे हैं, हर सीजन में जो है सब्जियां उग रही हैं। ये सब क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है ना। चलिए, ये सारे पॉइंट यहां पे दिए गए, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट,
एनसीओएल किस ब्रांड के तहत जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन करता है? तो ये भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से करता है। ठीक है, अगर आप कभी खेती करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती भी हाल ही मनाई गई। आप जानते होंगे कौन सी जयंती? 128वीं जयंती, 128वीं जयंती। ठीक है, जन्म इनका होता है 4 जुलाई 1897 को। रंपा विद्रोह इन्हीं से समाहित है, आप जानते होंगे। ठीक है, और 1992 का रंपा विद्रोह, जिसे मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी क्या था? विद्रोह था। इसके ऊपर आपके मेंस में ही प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए प्री और प्लस मेंस। ठीक है, मैंने कई बार कहा है कि सन्यासी विद्रोह हो गए, किसान विद्रोह हो गए, यहां पर खूब प्रश्न आता है। तो जितने भी किसान विद्रोह हैं, जो भी किसान विद्रोह हैं, ठीक है, किसान विद्रोह और आपके जो सन्यासी विद्रोह हैं, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, इन सभी को आपको क्या करना है? डिटेल्स में अच्छे तरीके से क्या करना है? पढ़ लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह और किसान विद्रोह को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, ये टास्क है आपका, होमवर्क है आपका, इसको रेडी कर लीजिएगा, आज ही रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, अगस्त 1922 में शुरू हुआ और यह जो है 1924 में राजू के पकड़े जाने तक, यानी कि इनके पकड़े जाने तक क्या रहा? चलता रहा। उन्होंने मतलब कि जो है इन्होंने ही, यानी कि सीताराम राजू जी ने 1992 टू 24 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने रैंपा, यानी रंपा, कहीं पर रैंपा लिखा रहता है, कहीं पर रंपा लिखा रहता है, विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका मूल कारण था क्या? इसका कारण था, इस रंपा विद्रोह का क्या कारण था? इसका कारण था 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट से आदिवासियों के पारंपरिक खेती के अधिकारों पर आंच आना। उन्होंने नियमित होगा, है ना, नियमित होगा, पुलिस थानों पर छापे मारे, हथियार लूटे और पुलिस संकेतकों को पद छोड़कर ब्रिटिश प्रशासन को चैलेंज किया। आप जानते होंगे। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? जो आदिवासी क्षेत्र थे उसको क्या किया गया? कब्जे में कर लिया गया। और ये आदिवासी लोग जो थे क्या करते थे? जो जंगल होते थे, जो पेड़ थे, तो उनको पहले काटते थे, फिर जलाते थे, फिर वहां पर खेती करते थे। तो इनके पारंपरिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। इससे जो है इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और रंपा विद्रोह के रूप में ये सामने आया। ओके, चलिए, तो ये सर पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। और स्थानीय लोग उन्हें जंगल का वीर भी कहते थे। 1924 में कोयूर गांव में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया और फांसी दे दी गई उनको 1924 में। उनके अंतिम अवशेष कृष्ण देवी पेटा में स्थापित मकबरे में रखे गए हैं। 2025 में विजयवाड़ा में उनके नाम पर जिला स्तर पर आयोजित एक योग शिविर में 22,000 आदिवासी छात्रों ने 108 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड भी बनाया अपने आप में। ओके, चलिए, अब आप बताइए प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू ने रैंपा विद्रोह के दौरान अंग्रेजी पुलिस थानों में छापे मारे और हथियार लूटे। ठीक बात है। 1924 में ब्रिटिश अधिकारियों ने कोयूर गांव में फांसी दे दी गई थी उन्हें। बताओ क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? देखो फांसी कब दी गई, देखो यह लिखा है 1924 में। ठीक है, तो क्या दोनों कथन सही हैं? सी होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, सी ही इसका एग्जैक्टली उत्तर सही होगा। चलिए, पुदुचेरी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी बनकर उभरा है। ठीक है, और वर्ष 2015 में तपेदिक की जांच में 136% की दृष्टि के साथ पुदुचेरी जो है राष्ट्रीय क्षय रोग, यानी जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, इसमें जो है अग्रणी, यानी कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है अपने आप। बड़ी बात है, बड़ी जीत इसने हासिल की है। पिछले दशक में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की घटना में 59% की कमी दर्ज करने वाला यह केंद्र शासित प्रदेश अब टीबी के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और पुदुचेरी टीबी सेल के अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर प्रयासों से प्रदेश इस वर्ष 40 गांवों को टीबी मुक्त घोषित कर सकता है। पिछले वर्ष 8 गांवों को टीबी मुक्त घोषित यहां पर किया गया था। तो इस मामले में टीबी के उन्मूलन में यह बड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। टीबी के बारे में निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। रोग, इसका नाम क्या है एग्जैक्टली? तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है। जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण यह फैलता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। इससे आपके फेफड़े, लंग्स, मस्तिष्क और हड्डियां और बाकी अन्य पार्ट भी आपके इसके डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, संक्रमण का तरीका क्या है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, थूकने से निकली सूक्ष्म बूंदों द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी का टीका बीसीजी होता है। बीसीजी का टीका कब कब लगाया जाता है? कई बार आपके एग्जाम में बीसीजी के टीके के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है,
डीबीटी का टीका, बीसीजी का टीका कब कब लगाया जाता है, याद करके मुझे बताइएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर। टीबी दिवस 24 मार्च को हर दिवस मनाया जाता है और हवा के माध्यम से फैलता है, और 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, यानी कि एसडीजी लक्ष्य यानी कि 2030 के से 5 साल पहले का लक्ष्य रखा गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, वर्ष 2015 से तपेदिक की जांच में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ पुदुचेरी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी बना हुआ है, कितने प्रतिशत, तो 133% हो गए। सी, पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, बड़ा अच्छा सा ये पॉइंट है। त्रिनाद और टोबैको के द्वारा दरअसल क्या किया गया है, पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। त्रिनाद और टोबैको की राष्ट्रपति कौन है, क्रिस्टीन कंगालू, इनका नाम आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रखना है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इनसे ही प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है। पीएम मोदी यह प्रसिद्ध सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं, यह बड़ी बात है अपने आप, यानी कि जो ये पुरस्कार यानी कि द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ये सम्मान जो पीएम मोदी जी को दिया गया है, यह सम्मान दरअसल पहले व्यक्ति विदेशी व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है। ओके, ये बड़ी बात है अपने आप, उन्हें यह सम्मान उनकी राजनीतिज्ञता, वैश्विक दक्षिण के लिए उनकी मजबूत वकालत और भारत और त्रिनाद और टोबैको के बीच द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मदद करने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया यह 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, यानी कि 25 देशों के द्वारा इनको सम्मान दिया गया अलग अलग प्रकार से। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पोर्ट ऑफ स्पेन के यानी कि जो इसकी राजधानी है रेड हाउस में त्रिनाद और टोबैको गणराज्य की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर से मुलाकात की। इनके इमेजेस आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने हाल ही में हुए चुनाव में जीत के बाद दूसरी बार पीएम पद संभालने पर पीएम प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर को बधाई भी दी है, यानी कि दूसरी बार जो है पीएम ये जो है बने हैं, और ऐसे में पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है इनसे मुलाकात करते हुए। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई सारे अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किया गया, जैसे कि फार्माकोपिया त्वरित प्रभाव परियोजनाएं, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण तथा हिंदी एवं भारतीय अध्ययन के लिए आईसीसीआर अध्यक्षों के क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें टीएनडीटी में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने की पेशकश भी इसमें शामिल, यानी कि ओवरऑल कई सारे अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा त्रिनाद एवं टोबैको के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या जरूरी है। हालांकि इसकी जो स्थलीय सीमाएं कोई नहीं है, चारों तरफ दरअसल क्या है, ये समुद्र से घिरा हुआ है अपने आप में, है ना। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिनाद एवं टोबैको है, इसकी जितनी भी सीमाएं आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, सबके सब जो है क्या समुद्री हैं, स्थलीय सीमा इसकी किसी से नहीं लगती, किसी देश से। हालांकि इसके आसपास आप देखेंगे तो वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया और बाकी सारी चीजें हैं, बट बाकी इसका जो ये देखिए आप अटलांटिक ओशियन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अटलांटिक ओशियन है, इधर कैरेबियन सी है आपका अपने यहाँ पे, है ना। चलिए आइए, त्रिनाद एवं टोबैको की राजधानी कौन सी है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। कई बार कोई देश अगर चर्चाओं में रहता है तो उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी आदि पूछ लेता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हाल फिलहाल में 4-5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन देशों की यात्राएं की होंगी, उन देशों के पीएम का नाम, क्या पीएम का नाम, वहां के प्रेसिडेंट का नाम, वहां की करेंसी, ठीक, क्या करेंसी, और वहां का कैपिटल अर्थात वहां की राजधानी क्या है, याद रखिएगा। और बाकी अगर कुछ याद कर पाइएगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो क्या राजधानी इसकी है, त्रिनाद एवं टोबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी होगा इसका, क्या सी होगा। भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं अपने आप में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आप जानते हैं कि नौसेना में फाइटर प्लेट होते जो प्लेन होते हैं उनको जुड़ाने का जिम्मा जो पहली महिला है वो कौन सी बन गई हैं, आपकी जो है ये बन गई हैं, क्या नाम है इनका, लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। ओके, महिलाएं देखिए कि कितना आगे जा रही हैं, हमें इनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, आजकल बहुत सारे मेल फीमेल दोनों बोथ अर्धनग्नता की तरफ आगे जा रहे हैं, न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे भद्दे, ऐसे घटिया और ऐसे अलग अलग प्रकार के रील्स बना रहे हैं लोग फेमस होने के लिए, कि इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है उनके बदतमीजियों की। आप महिलाएं हैं, आप पुरुष हैं, रील्स ऐसा बनाएं, काम ऐसा करें जिससे अपने देश और समाज का नाम रोशन हो सके, अनवांटेड चीजें न करें। ऐसे महिलाओं से हमें सीखने की आवश्यकता है
कि महिलाएं कहां से कहां जा रही हैं और आज हम वहीं के वहीं हैं और बल्कि और घटिया और नीच हरकतें कर रहे हैं अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से। ये विचार करना चाहिए। अभी तक आप लोग MSc MA कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक आपने सोचा ही नहीं होगा कि हमें क्या करना जीवन में। 2 साल से आयोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सिलेबस अभी तक नहीं जान पाए होंगे। क्या कीजिएगा ऐसे पढ़ाई लिखाई करके? ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई तैयारी करिए तो अच्छे से कीजिए, है ना। चलिए, तो भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। यानी अब वह नौसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, पायलट बन गई हैं। भारतीय नौसेना ने INS डेगा विशाखापत्तनम में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के स्नातक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित भी किया गया। याद रखिएगा, विंग्स ऑफ गोल्ड का सम्मान रियर एडमिरल जनक बेवली SCNS एयर द्वारा प्रदान किया गया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने यह एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह नौसेना के मुताबिक वह अब नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यानी कि हमारे नेवी में भी क्या होता है, फाइटर जो है क्या कहते हैं, प्लेन होते हैं जो समुद्री सीमाओं और समुद्री क्षेत्र का रखरखाव रखते हैं, सुरक्षा उसकी करते हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। आस्था पूनिया बन गई हैं, याद रखिएगा पॉइंट ये। निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, अभी हमने आपको बताया। सी यानी कि आस्था पूनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न है, भोजन के डिब्बों पर होगा भाई साहब, ये क्या लिख गया है? भोजन के देवो नहीं होगा भाई, भोजन के डिब्बों पर होगा। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्न में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, सीसा टिन। यानी कि जो आपके टिफिन बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें जो है जो लेप लगाई जाती है वो किसकी होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, उत्तर जरूर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, बाकी पीसेस का बैच चल रहा है। आप लोग कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। पीसेस में हम लोग 2025 का टारगेट करके चल रहे हैं। बाकी अगर आपको 2026 का भी पीसेस का एग्जाम देना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको आरओ का भी एग्जाम देना है साथ साथ में पीसेस के, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इससे आपकी आरओ की तैयारी भी हो जाएगी, यूपीएससी की 4 पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी बाहरी कोर्स को लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर प्री प्लस मेंस आपकी क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, हमारे रिकॉर्डेड बैच होगा। और प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपका कुछ डेली मेंस की सैनिटरी प्रैक्टिस, आपका पर्सनल इंटरेक्शन, मेंटरशिप, आपकी एवरीथिंग। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा। CCET की क्लास अलग चलेगी, निबंध की क्लास अलग चलेगी, हिंदी क्लास अलग चलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे आपको कहीं बाहर जाना पड़े हो। ठीक है, कोई बाहरी स्रोत, कोई किताब, कोई नोट्स आदि लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको लिख लिया, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इकट्ठे यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको इस बैच को लेना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा पीसेस, और पीसेस लिख करके आपको भेज देना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8604409201 पर। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन। बाकी अब आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई माह में भारत द्वारा एक साथ 5 देशों की यात्रा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लिख दीजिए, भारत के PM के द्वारा एक साथ 5 देशों की यात्रा किए जाने के संदर्भ में वैश्विक पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समीक्षा कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो,
पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।